क्या मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं? क्या मोल कॉन्सेप्ट का यूनिट टेस्ट देना है? क्या मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले भूल गए हैं? अरे यार, मोल कॉन्सेप्ट में तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है और ग्राम इक्विवेलेंट में तो रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है नहीं नहीं नहीं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना रिएक्शन किए अगर आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे दे, आपको रिएक्शन भी नहीं आती है, फिर भी आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, वो मैं इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। और पूरे मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सब मैं इस वीडियो के अंदर रिवाइज करवाने वाली हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो इस लेक्चर के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे 15 से 20 मिनट्स के अंदर। पूरा मोल कॉन्सेप्ट याद करा दूंगी, पूरे मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले बिल्कुल फिंगर पे याद करा दूंगी। अब तक आप रटते हुए आए हो। सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले भी मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंदर। अभी तक आप रटते हुए आए हो, मोलैरिटी हुई, नॉर्मेलिटी हुई, या फिर मोल फ्रैक्शन हुई, या फिर परसेंटेज के जो क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले आप अब तक रटते हुए आए हो। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको यूनिट बताऊंगी, यूनिट से मैं आपके 4-5 फॉर्मूले आपको एट अ टाइम ही निकाल कर दिखा दूंगी। ठीक है, तो बस कंडीशन यही है कि लेक्चर को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है या आपको मोल कॉन्सेप्ट का आपको बता दिया कि कल ही आपका टेस्ट है और आपको पास टाइम ही नहीं है 3-4 घंटे, क्योंकि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, उसको रिवाइज करने में मोस्ट प्रोबेबल 4 to 5 आवर्स लगते हैं। लेकिन आप इस लेक्चर को देखो और 15 से 20 मिनट्स के अंदर पूरे मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले रिवाइज कर दो। इस लेक्चर के अंदर मैं सारे मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेस कवर करने वाली हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कौन कौन देख सकता है? जिसने मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट का एम भी नहीं जानता है, तो पहले मैं बोलूँगी कि आप मेरे डिटेल लेक्चर देखो, उसके बाद आना। लेकिन आपको टेस्ट देना ही है तो कोई बात नहीं, आप देख लो, आप अपना क्वेश्चन सही कर आओगे ये वीडियो देखने के बाद। इसको वो बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने बहुत दिन से मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को टच भी नहीं किया है और उनके मोल कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से निकल गया है, वो बच्चे भी इसको लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इसमें सारे फॉर्मूले बताने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मतलब इसके क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको इसका डिटेल्ड लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कम से कम 500 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो ये वीडियो, लेकिन तब तक मोल कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड सारी वीडियो आ गई है, आप देख सकते हो डिटेल्ड लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के। उसमें मैंने 500 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन बच्चे देख सकता है, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। फॉर्मूला शीट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। पहला होता है मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज? तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला बच्चों होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। मास परसेंटेज, परसेंटेज आ गया तो इसका मतलब 100 का कोई चक्कर होगा। ठीक है, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट इनटू 100, ये आपका मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ये मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना होगा तो इसमें स्पीड भी होगी लेक्चर के अंदर। ठीक है, सेकंड है एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A1 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस A2 इंटू वाई अपॉन 100, जहाँ पर x एंड जो y है वो परसेंट ऑफ अबंडेंस दी होगी, मतलब आपको 2 आइसोटोप दे दिए होंगे और 2 आइसोटोप देकर उसकी परसेंट ऑफ अबंडेंस दे दी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर उनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। 2 फॉर्मूले रिवाइज हो गए, पहला मास परसेंटेज का और दूसरा
एवरेज एटॉमिक मास का। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूले होते हैं मोल के। मुझे लगता है ये फॉर्मूले तो सभी बच्चों को मोस्ट प्रोबेबल याद ही होंगे। ये फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। अगर आपको मोल के ये तीनों फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट को टैकल नहीं कर पाओगे। कौन से वो फॉर्मूले हैं? मोल का पहला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। जब भी आपको वेट दिया हो या वेट पूछा हो तो आप मोल का फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, पार्टिकल में क्या आता है? एटम आते हैं, आयंस आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो जब भी आपको पार्टिकल पूछा हो, पार्टिकल दिया हो, मोल निकालना हो तो मोल का सेकेंड फॉर्मूला लगाओगे। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। अब ये Na क्या होता है मैम? Na को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब तक तो सभी जानते होंगे क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। एंड मोल का थर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ किसी गैस का वॉल्यूम लेना है, किस में लेना है? अगर लीटर में दिया हुआ है तो आप 22.4 से डिवाइड करोगे, और यदि ml में दिया है तो आप 22,400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे? 22,400 से डिवाइड करोगे। तो ये आपके मोल के 3 फॉर्मूले थे। जब भी आपको मोल पूछा हो, दिया हो, वेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो पहला फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में पूछा हो या दिया हो तो मोल का सेकेंड फॉर्मूला लगाओगे। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। जब भी आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो, गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो मोल का थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा थर्ड फॉर्मूला? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया है तो 22.4 से डिवाइड करोगे, और यदि ml में दिया है तो 22,400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है कि एनटीपी और एसटीपी क्या होती है। देखो, एनटीपी का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। कब? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। यदि स्टैंडर्ड बोल दिया जाए, अब स्टैंडर्ड हो गया तो मतलब कोई ना कोई कंडीशन लग गई है। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन लग गई है तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर लेना होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपको बार के अंदर लेना होगा। याद रखना, जब आपको एनटीपी दिया हो तो प्रेशर को एटीएम में लोगे, और जब आपको एसटीपी दिया हो तो आप प्रेशर को बार में लोगे। जो मेरा डिटेल लेक्चर है उसमें मैंने सब कन्वर्जन करना आपको बताया हुआ है। अभी हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले। ठीक है, एक और पॉइंट बता दूं, चलो सुन लो फिर। ट्रिक है ये, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राम एटम नजर आ जाए, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ नजर आ जाए, या फिर ग्राम आयंस लिखा हुआ नजर आ जाए, तो इसका मतलब आप लोग मोल ही समझना। ऐसे मत समझना कि उसको ग्राम में दे दिया मतलब उसका वेट दे दिया। नहीं 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 नहीं, जब भी आपको ग्राम एटम साथ में नजर आए, जब भी आपको ग्राम मॉलिक्यूल साथ में नजर आए, जब भी आपको ग्राम आयंस साथ में नजर आए, तो इसका मतलब मोल ही डिनोट होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड आपका नोट पॉइंट है, जब भी आपको बोलेगा, आपको एटोमिसिटी दे देगा, आपको बोलेगा मॉलिक्यूल का नंबर बताओ, तो आप फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। चलिए एक ट्रिक, कोई मुझे बताएगा कि कब हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं और कब हम टेम्परेचर को केल्विन में लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउटिंग क्वेश्चन है कि मैम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल बच्चों को नहीं पता होता कि कब हमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेना है और कब हमें टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। तो मैं बताऊं ट्रिक इसकी, बताऊं, सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं। देखो, जब भी आपको स्मॉल टी दिया हो क्वेश्चन में, या फिर थीटा के फॉर्म में आपको टेम्परेचर दिया हो,
जब आपको स्मॉल टी दिया हो या थीटा दिया हो तो आप ऑलवेज टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखोगे, और जब आपको टेम्परेचर कैपिटल की फॉर्म में दिया है, मतलब कैपिटल टी बनाकर दिया है, तो आप टेम्परेचर को केल्विन में लोगे। फिर से सुनो, अगर आपको टेम्परेचर स्मॉल टी या फिर थीटा की फॉर्म में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में लोगे, और यदि आपको टेम्परेचर कैपिटल टी लिख कर दिया है तो आप टेम्परेचर को केल्विन में लोगे। चलिए अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के कौन से फॉर्मूले हैं। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या होता है, n कैसे निकालोगे, n निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से तो आपका n आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा मॉलिक्यूलर वेट भी आपको क्वेश्चन में बिल्कुल नज़र आएगा चमकता हुआ, और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी नज़र आएगा। आपको बस मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट पुट करना है, आपका n आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो मॉलिक्यूलर वेट ना देकर बच्चों वेपर डेंसिटी दे देता है, तो कैसे डिनोट करोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। जब आपको मॉलिक्यूलर वेट ना दिया हो तब आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी से निकालोगे। क्लियर है। चलिए तो कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए अब तक हमने, मास परसेंटेज के, एवरेज एटॉमिक मास के, मोल के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, एंड फोर्थ हमने अभी पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। कभी कभी बच्चों क्या होता है क्वेश्चन देगा, जब आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करोगे वहाँ पर परसेंट ऑफ प्योरिटी पूछेगा, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, प्योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इम्प्योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। 100 क्यों करा, क्योंकि जहाँ भी परसेंटेज आ जाए वहाँ पर 100 का कोई ना कोई चक्कर है, याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे पढ़ते आए हैं, ठीक है, सब पढ़ते हुए आए हैं, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट होता क्या है मुझे ये बताओ, बताएगा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। पहली बात, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, और यदि क्वेश्चन में एटम दिया है तो उसके वेट को क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया है तो उसके वेट को मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, और यदि क्वेश्चन में एटम दिया है तो उसके वेट को एटॉमिक वेट बोलेंगे। चलिए ये तो सबको पता होती है, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो एटॉमिक वेट होता है वो एक मोल का होता है या एक सिंगल एटम का होता है, मुझे बताओगे। सुनो, जो मॉलिक्यूलर वेट और जो एटॉमिक वेट होता है वो एक मोल का वेट होता है, और जो एक एटम का वेट होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एक मोल का होता है, और जो एक एटम का मास होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल मास। क्लियर। चलिए तो एक्चुअल मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दोगे Na से, आपका एक्चुअल मास निकल आएगा। 2 टर्म आती हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एंड हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रेशन में आप पानी को ऐड कर रहे हो, और हाइड्रोलाइसिस में आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। चलिए इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि किसकी हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जब आप मेटल कार्बाइड्स की हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको हाइड्रोकार्बन आएगा। अब ये मत पूछना कि मैम कैसे आएगा, ये आपको मेरा डिटेल्ड लेक्चर जो होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड, अगर आप मेटल नाइट्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका अमोनिया फॉर्म होगा, और यदि आप मेटल फॉस्फाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको फॉस्फीन गैस मिलेगी। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है
जो किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मान लो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन मैम ये लिमिटिंग रिएजेंट का हम कैसे निकालेंगे? आपको मोल दिए होंगे, आपको स्टोइकियोमेट्री दी होगी, तो मोल का डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्री से, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। एक्सिस रिएजेंट वो होता है जब कोई रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको एक्सिस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट अगर आप एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यदि आप इक्विवेलेंट वेट किसी आयन का निकाल रहे हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑफ एन। यदि आप इक्विवेलेंट वेट आयनिक कंपाउंड का निकाल रहे हो तो अब आयनिक पूरा कंपाउंड आ गया, मतलब मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यदि आपको मैं डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट बता रही हूँ मैं सारे, कि अगर आपको एसिड का निकालना हुआ, एटम का निकालना हुआ, एलिमेंट का निकालना हुआ, यदि आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है सुनो। एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी बेसिसिटी ही क्या होती है मैम, यही नहीं पता। देखो एसिड की मैंने क्या बताया अभी, बेसिसिटी होती है, मतलब द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दोज आर रिलीज्ड बाय एन एसिड इन एक्वस मीडियम। सोचो, समझो, हिंदी सीधी सरल भाषा में समझो। कोई एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन निकालेगा एक्वस मीडियम में, वो उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक है, और बेस की होती है एसिडिटी, मतलब वो कितने OH माइनस आयन देगा एक्वस मीडियम के अंदर, वो होती है उसकी एसिडिटी। तो बेस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, एटॉमिक वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन दी होती है, उसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट का आप डिवाइड कर दोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल से। अब है ये ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट में वही मैंने बताया कि जब आपको कोई भी रिएक्शन नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, तो वो आप निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट से। आपको कोई भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, कैसी भी रिएक्शन दी हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर लेना और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला आपका ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड आपका ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। थर्ड आपका ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोल किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, तो मेरा डिटेल लेक्चर देखो आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट की। कुछ भी दिया हो, देखो रिएक्शन दिख रही है, कुछ भी दिया हो, आप क्या करोगे, सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया है कि आपको वेट ऑफ NaOH निकालना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2N 100 ml ऑफ HCl। तो कैसे निकालोगे, देखो NaOH एक एसिड दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के इक्वल कर लोगे ग्राम इक्विवेलेंट HCl के। मैंने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया हो आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लो। ठीक है, अब आपको NaOH का वेट निकालना है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको ग्राम इक्विवेलेंट के 3। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे। ठीक है, चलो लगाते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। HCl में आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है और आपको वॉल्यूम पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको NaOH का वेट निकालना है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 40 होता है
और वैलेंसी क्या होती है, मतलब कितने OH नज़र आ रहे हैं, एक OH नज़र आ रहा है, तो कितने वैलेंसी हो जाएगी, एक वैलेंसी हो जाएगी। अब नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 2, और आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है कितना, 0.1, 100 ml दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, तो कितना आ जाएगा आपका 8 ग्राम आ जाएगा वेट। समझ में आ गया। और मैंने इसके ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चन कराए हैं, आप मेरा डिटेल लेक्चर देखो। अब बात कर लेते हैं, अगर हम ये मैंने आपको बताया कि आप ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लो, उससे आपके सारे फॉर्मूले नज़र आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपके रिकॉल हो जाएंगे। अब फिर भी आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए, तो देखो मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। पहला, अगर आपको ऑक्साइड फॉर्मेशन निकालना है तो उसका आप फॉर्मूला लगाओगे मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू 8। वॉल्यूम के टर्म में दिया हो तो 5600 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ऐसे ही आपका क्लोरीन फॉर्मेशन मेथड दिया हुआ है, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। और ऐसे ही आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड दिया हुआ है, उसमें भी आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर एक और आता है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, उसमें आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड का इक्वल करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन से। चलिए, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने फिर भी आपको ले लिया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। पहला है इक्विवेलेंट मेथड, कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी कर दोगे, आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा। सेकेंड है आपका ड्यूलिंग एंड पेटिट्स मेथड, जिसमें एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, 6.4 का डिवाइड कर दोगे स्पेसिफिक हीट से। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं ग्राम हीट कैपेसिटी। थर्ड एटॉमिक वेट का निकालने का फॉर्मूला होता है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। अभी बताया कि मतलब मेटल का अलग कर लो और जो भी आपको उसके रिस्पेक्टिव में दिया हो उसका इक्वल करके, उसका अलग करके सम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोलर हीट कैपेसिटी मेथड। ये तो आपको पता ही है कि आपने पॉइजन रेशन पढ़ा होगा, उसका आता है CP/CV का। ये आपके मॉलिक्यूलर वेट निकालने के मेथड्स हैं, जिसमें 2 मेथड्स बताए हैं मैंने। पहला बताया है विक्टर मेयर मेथड, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ वेपर एट STP के इक्वल होता है। दूसरा मेथड है वेपर डेंसिटी मेथड, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट आपका 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। अब ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो ये मेरा डिटेल लेक्चर जाकर देखो, ये मुझे आधा घंटे के अंदर ख़त्म करना है तो मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ। थर्ड है आपका डिफ्यूज़न मेथड, जिसमें आपको रेट दी होगी, आपको मॉलिक्यूलर वेट का स्क्वायर करके रूट करके आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में 3 टर्म है, मोलरिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी की जो यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर, हमें नज़र आ रही है, सामने ही नज़र आ रही है ना सबको। चलिए, तो देखो कैसे निकालोगे, मोल पर यूनिट है तो ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। तो आप मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यदि वॉल्यूम ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लोगे। अब मैंने आपको बताया मोल का एक फॉर्मूला बताया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वही यहाँ को पुट करके आपका थर्ड फॉर्मूला निकल आया डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फोर्थ फॉर्मूला है मोलैरिटी का, डेंसिटी जब ग्राम पर लीटर में दी हो तो आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेना, और यदि आपकी डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हो तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देना। सेकेंड होती है मोलैलिटी, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो यूनिट से नज़र आ रहा है ऊपर क्या आएगा, मोल आएगा, नीचे क्या आएगा, वेट आएगा। ऊपर किसके मोल आएंगे, सॉल्यूट के आएंगे, नीचे किसका वेट आएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ याद रखना, यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट नहीं आता, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट आता है। तो यूनिट से ही हमारा डिसाइड हो रहा है कि ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होती है, आपकी मोलैलिटी होती है। नॉर्मेलिटी का आपका यूनिट होती है
इक्विवेलेंट ऑफ लीटर। तो ऊपर इक्विवेलेंट किसके आएंगे, सॉल्यूट के आएंगे, और नीचे लीटर दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम से रिलेट करेगा, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब आता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में से क्या बड़ी होती है, नॉर्मेलिटी बड़ी होती है। ऐसे याद रखना कि नानी हमेशा मम्मी से बड़ी होती है, ठीक है। फोर्थ है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह मोल्स आते हैं। मैम फॉर्मूला क्या होता है वो तो बताओ, बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। आप ये वाला फॉर्मूला पुट करना और आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कभी क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दिया होता है, मतलब या तो मोलैलिटी दी है और मोल फ्रैक्शन पूछा है, या फिर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है मोलैलिटी पूछी हुई है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना XV इंटू 1000 अपॉन XA इंटू मॉलिकुलर वेट A। मतलब यहाँ पर A और B दो कंपोनेंट दिए होंगे और X यहाँ पर किसको शो कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि वो आपको मोलैलिटी नहीं देता, कभी कभी वो आपको मोलैरिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा, या फिर मोल फ्रैक्शन दे देगा, मोलैरिटी पूछेगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना XV इंटू 1000 इंटू D। डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में ही लेनी है, याद रखना, और आप डिवाइड कर देना XA मॉलिकुलर वेट A प्लस XV मॉलिकुलर वेट V। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन जब परसेंटेज में दी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप लोग ये तो समझ गए हो कि ऊपर जो भी दिया होगा वो सॉल्यूट का दिया होगा और नीचे जो भी दिया होगा वो सॉल्यूशन का दिया होगा। अब आपको मान लो वेट दिया हुआ है, तो मान लो वेट बाई वेट दिया हुआ है, तो ऊपर किसका वेट आएगा, सॉल्यूट का, नीचे किसका वेट आएगा, सॉल्यूशन का। अब आपको मान लो वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो ऊपर किसका वेट आएगा, सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या नीचे सॉल्यूट का आएगा, नहीं, नीचे क्या आता है, ऑलवेज क्या आता है, अभी बताया मैंने, ऊपर सॉल्यूट आता है और नीचे सॉल्यूशन आता है। अब जैसे कि पहला है परसेंटेज बाय मास निकालना हो, तो परसेंटेज आते ही क्या आएगा, चमकता हुआ 100 आएगा, चमकता हुआ 100 आएगा। तो जैसे कि ऊपर भी वेट दिया हुआ है और नीचे भी वेट दिया हुआ है, तो ऊपर जो वेट होगा वो सॉल्यूट का होगा और जो नीचे वेट होगा वो सॉल्यूशन का होगा। तो कैसे लगाओगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है 10% बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है मैम, हम नहीं समझ पाते हैं, अब समझोगे। मैंने अभी बताया कि ऊपर क्या आएगा, ऑलवेज सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन, याद कर लो, ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट, नीचे कंसंट्रेशन किसकी आती है, सॉल्यूशन की, ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आती है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आती है। अगर वेट दिया है तो वेट की कंसंट्रेशन लिखी होगी, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम लिखा होगा, अगर मास दिया है तो मास लिखा होगा, है ना। तो ये दिया हुआ है आपका वेट, मतलब ऊपर और नीचे वेट के बारे में बात होगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना होता है ना तो कैसे निकालते हो, जैसे कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, सॉल्वेंट निकल आएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका परसेंट बाय वॉल्यूम, तो ये ऊपर वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो ऊपर वेट सॉल्यूट का आएगा और नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा। बच्चों ये सॉल्यूशन लिखा होगा, ठीक है, मिस प्रिंट हो गई है। थर्ड है परसेंट बाय स्ट्रेंथ, ऊपर वेट सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm। परसेंटेज की बात कर रहे थे तो वहाँ 100 से बात कर रहे थे। ppm का मतलब होता है आप 100 की जगह 10⁶ लगा दोगे, मतलब 10 लाख से बात करेंगे। वही सेम है, मास पूछा हो तो 10⁶ से कर दोगे,
स्ट्रेंथ पूछा हो वेट बाय वॉल्यूम में, तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, और 10⁶ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ppm दिया हुआ है। एक और टर्म आती है स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट से भी निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में एक और क्वेश्चन आता है आयनिक स्ट्रेंथ का, उसका फॉर्मूला होता है हाफ समेशन ऑफ CZ²। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो तो उसके ये आपके 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। मोलैरिटी अगर दी है तो x/11.2 करोगे, नॉर्मेलिटी दी हुई है तो x/5.6 करोगे। अगर आपको s दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, x/5.6 x/5.6 इंटू 17 करके निकालोगे। तो ये आपके पूरे मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेस थे, जो मैंने फटाफट से आधा घंटे के अंदर आपको रिवाइज करा दिए। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे डिटेल लेक्चर देखना, आप इसको एज अ रिवीजन के फॉर्म में ले सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर यहाँ तक आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को यार शेयर भी कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग,